उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमलावरों ने पत्थर फेंके। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि चंद्रशेखर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब चंद्रशेखर करनावल गांव से भगतिया नगला जा रहे थे। भगतनगर क्षेत्र में उनके काफिले पर अचानक पत्थरबाजी की गई। इस हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिसकर्मी और पार्टी कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आसपास आकर उन्हें बचाने में सफल रहे। पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। थोड़ी देर में हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गाड़ी से उतरकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मथुरा में 2 सगी बहनों से मिलने पहुंचे थे, जिनकी शादी के दौरान उनके साथ हिंसा हुई थी। इस पर उन्होंने कहा कि दलित बेटियों के साथ अन्याय हुआ है और स्थानीय नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो राजनीतिक रिश्तों के कारण चुप रहे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और दोनों लड़कियों को 5-5 एकड़ जमीन देने की मांग की है। सांसद चंद्रशेखर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलित बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई। चंद्रशेखर ने इशारों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बड़े नेताओं के मुंह में इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं निकला। उन्होंने यह भी कहा कि शायद इन नेताओं ने इस मामले में चुप रहने का कारण यह समझा होगा कि आरोपी एक विशेष जाति से है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हो रही तो इसे बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर ने स्पष्ट रूप से कहा कि गलत को गलत बोलने की हिम्मत और न्याय की मांग करना नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन चुनावी रिश्तों के चलते वो खामोश रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछने पर हंगामा हो गया। चंद्रशेखर के समर्थकों ने सवाल पूछ रहे मुस्लिम युवक से धक्का मुक्की की। एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में एक मुस्लिम छात्र ने सवाल पूछने की कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों और चंद्रशेखर के समर्थकों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दी। इसे लेकर चंद्रशेखर को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। सपा से जुड़े अदनान नाम के इस युवक ने मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि चंद्रशेखर संघी विचारधारा के हैं। दरअसल चंद्रशेखर दलित मुस्लिम एकता को मजबूत करने में आजकल लगे हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी लड़ाई संघ से नहीं, सत्ता में बैठे लोगों से है। बता दें कि चंद्रशेखर दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार यात्रा भी कर रहे हैं। कर्नाटक और केरल की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार और शशि थरूर के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की मंशा और थरूर की पार्टी में अनदेखी के इन कयासों को और हवा दी है। भाजपा दक्षिण में अपने विस्तार के लिए 2 बड़े चेहरों की तलाश में है। कांग्रेस खेमे में इस उथल-पुथल में सियासी माहौल गर्मा चुका है। क्या कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने की तैयारी में है? सियासी गलियारों में इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता है। मुख्यमंत्री बनने की उनकी हसरत तो है ही और आलाकमान ने उन्हें इसका भरोसा भी दिया था। चुनाव बाद पार्टी का बहुमत आया तो मुख्यमंत्री के चयन में देरी हुई थी। सिद्धरमैया और शिवकुमार दोनों प्रबल दावेदार थे। तब चर्चा सुनाई पड़ी थी कि आलाकमान ने दोनों को आधे आधे कार्यकाल के लिए सत्ता सौंपने की बात कहकर संकट सुलझाया था। तब शिवकुमार को संतुष्ट रखने के लिए पार्टी अध्यक्ष पद पर भी बनाए रखने का फैसला हुआ था। शिवकुमार को लेकर अटकलें 2 वजहों से लग रही हैं। एक तो उन्होंने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के बाद महाकुंभ की व्यवस्था को सराहा। दूसरे, ईशा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में वो अमित शाह के साथ मौजूद रहे। भाजपाई राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं का जुमला छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस का एक खेमा इसे सिद्धरमैया पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहा है। शिवकुमार ने भी अटकलों का खंडन न कर परोक्ष रूप से रहस्य को हवा दी। वैसे ये तो कहा जा सकता है कि अभी कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से चौथी बार लोकसभा में आए थरूर की अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ दूरी तो बेशक बढ़ती नजर आ रही है। आलाकमान की मर्जी के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष चुनाव लड़कर यह दूरी उन्होंने खुद ही बढ़ाई। भाजपा उन पर डोरे डाल रही है क्योंकि केरल में उसके पास प्रभावशाली नेताओं का अभाव है। भाजपा को उनमें हेमंत बिस्वा शर्मा जैसी संभावना नजर आ रही होगी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और असम में भाजपा की सरकार के सूत्रधार बने। थरूर ने अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ अपनी तस्वीर शेयर की, पर साथ ही इस सफाई भी दी है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। उनकी पीड़ा पार्टी में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं मिलना। उनकी पीड़ा पार्टी में किसी भी तरह की भूमिका नहीं मिलना है। और तो और उनके अपने सूबे में जहां कांग्रेस को अपने लिए काफी उम्मीदें हैं, वहां भी पार्टी ने उन्हें कोई अहम जिम्मा नहीं सौंपा। लंबे समय के बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। भाजपा की जीत के बाद पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल चुका है। इसका असर विधानसभा सत्र में भी साफ नजर आ रहा है। भाजपा के विधायक अब सत्ता पक्ष में है और सदन में प्रवेश करते समय अक्सर देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की कुर्सियों की तरफ से ही सरकारी पक्ष के विधायक सदन में प्रवेश करते हैं।
लेकिन बड़ी संख्या में भाजपा के विधायकों को विपक्ष की सीट वाली कुर्सियों की तरफ से ही आते देखा जा रहा है। इस द्वार से आने वाले ज्यादातर विधायकों की संख्या भाजपा की दिखी, जबकि विपक्ष सदन से निलंबित होने की वजह से शुक्रवार को भी विधानसभा परिसर से भी बाहर ही नजर आया। कर्नाटक में इस वक्त सियासी हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जल्द ही एकनाथ शिंदे के रास्ते पर चल सकते हैं। मालूम हो कि पिछले दिनों शिवकुमार ने कहा था कि वो जन्म से हिंदू हैं और मरते दम तक हिंदू रहेंगे। बता दें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पिछले दिनों महाशिवरात्रि के अवसर पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया था। महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद कर्नाटक में विपक्ष के नेता और अशोक ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर सत्ता को लेकर कलह चल रही है और जल्द ही एक बड़ा नेता एकनाथ शिंदे की भूमिका में आ सकता है। बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जल्द अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर हमारे साथ गठबंधन करेंगे, जिसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। हालांकि अशोक ने यह भी कहा कि यह कांग्रेस के अंदर का मामला है, अब कांग्रेस वाले तय करें कि उन्हें डिप्टी सीएम पर कार्रवाई करनी है या नहीं। गौरतलब है कि पिछले दिनों शिवकुमार प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें बागी होने की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। बता दें कि डीके शिवकुमार और मौजूदा सीएम सिद्धरमैया के बीच टकराव की खबरें बहुत पुरानी हैं। कर्नाटक में जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, उस वक्त चर्चा थी कि डीके शिवकुमार सीएम का पद चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरमैया को सीएम बना दिया। फिर खबरें आई थी कि सिद्धरमैया को 2.5 साल बाद हटाकर डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाएगा। इन खबरों ने सिद्धरमैया ने गलत करार दिया। अब शिवकुमार ने कांग्रेस की लाइन से अलग रास्ता पकड़ा है। ऐसे में कर्नाटक बीजेपी को लग रहा है कि डिप्टी सीएम बगावत कर सकते हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शनिवार शाम अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहां उन्होंने स्टेशन में काम करने वाले कुलियों और यात्रियों से बातचीत की। राहुल यहां करीब 40 मिनट रुके और लोगों की समस्याएं जानी। राहुल इससे पहले भी रेलवे स्टेशन कुलियों से मुलाकात कर चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे राहुल गांधी ने न केवल कुलियों से बातचीत की, बल्कि कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए हुई भगदड़ को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने भगदड़ के दौरान यात्रियों की जान बचाने के लिए देशवासियों की तरफ से कुलियों को धन्यवाद भी दिया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, अक्सर सबसे अंधकार भरे समय में ही इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कुली भाइयों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कई यात्रियों की जान बचाई थी। इसके लिए मैं देशवासियों की ओर से आज उनका धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे हादसों से सीख लेना जरूरी है। भीड़ नियंत्रण, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूत करके इन्हें रोका जा सकता है। आशा है सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी ताकि हर वर्ग के यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सीएम दफ्तर में जो भी निर्माण और सजावट का काम कराया गया, उसकी भी जांच कराई जाएगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सीएम के दफ्तर को उन्होंने देखा। मंत्री ने कहा कि मीडिया के लोगों ने बताया कि उनको दिल्ली के सीएम दफ्तर में कभी एंट्री नहीं मिली। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली का सीएम दफ्तर इतना आलीशान बना हुआ है जैसे दुबई के किसी शेख का दफ्तर हो। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच कराएंगे कि सीएम दफ्तर को चमकाने में कितना पैसा खर्च किया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, केजरीवाल के नेतृत्व में हुए सभी कथित घोटालों की गहन जांच की जाएगी। वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस जन्म में तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। उनकी टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी में पिछली आप सरकार के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में पेश की जा रही सीएजी रिपोर्ट के बीच आई है। दिल्ली के सीएम दफ्तर में निर्माण और सजावट की जांच में अरविंद केजरीवाल के साथ ही अफसर भी फंस सकते हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जांच इसकी भी कराई जाएगी कि दिल्ली सरकार के अफसरों के पास इतना पैसा खर्च करने का अधिकार आखिर कहां से आ गया। खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम दफ्तर के निर्माण की जांच के प्रवेश वर्मा के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहले ही 6 फ्लैग स्टाफ रोड के आवास में सजावट और निर्माण कराकर सवालों के घेरे में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे शीश महल बताते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरा था। अरविंद केजरीवाल पहले से ही कथित शराब घोटाला मामले में घिरे हैं। शराब घोटाले के आरोप में घिरे अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। उनकी सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और अन्य कुछ आरोपी भी जेल में रहे थे। शराब नीति के बारे में सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि इससे दिल्ली सरकार के खजाने को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी रिपोर्ट को बीजेपी सरकार ने दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीएजी की 14 रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की थी।